हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ एंड आज जो है आपका सेशन बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊंगा आपको। और जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको मैं यहां पर कराने वाला हूं। तो आप लोग चलिए सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, यहाँ पर सारे प्रश्नों को डिटेल डिस्कशन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले आपसे तो क्या आपको लगाना है आंसर? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले वही, तो क्या आंसर में जाना है आपको? तो आंसर में चले जाना है अनाईमुड़ी के साथ। ठीक है, अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पर्वत पर आपका स्थित है। अनाईमुड़ी पर्वत जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है और इसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर की हाइट है। कितनी? तो 2695 मीटर की हाइट है अनाईमुड़ी पर्वत की, और ये दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की बात करी जाए तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो भाई आपसे पूछ ले कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो जिसकी हाइट जो है 1501 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो 1501 मीटर इसकी हाइट है महेंद्रगिरी की। और अगर वही आपसे पूछ ले कि नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले तो नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाता है। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले आपसे तो डोडा बेटा के साथ। और अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो ये भी डोडा बेटा। तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और ये नीलगिरी पहाड़ की भी ऊंची चोटी है। इस दो पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो देख लो यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट इसमें जितने भी ऑप्शन बनते आ रहे हैं मैं सारे ऑप्शन को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। तो सेशन बेनिफिशियल होगा, लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए, और वही अच्छे से पूरा सेशन को आप लोग देखना। तो एक क्वेश्चन में वही आपको लगभग अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पर मैं कराता हुआ चला जा रहा हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो भाई गरीब जिला पूछ रखा है, बिहार का सबसे गरीब जिला पटना, शेखपुरा, शिवहर या कोई नहीं। तो भाई गरीब जिला तो पटना हो नहीं सकता है। ठीक है, पटना तो गरीब जिला नहीं है भाई, ये अमीर जिला में आता है, अमीर जिला में। शेखपुरा नहीं है। शिवहर जो है ये बिहार का सबसे गरीब जिला है। शिवहर बिहार का सबसे गरीब जिला है, और साथ ही साथ इसमें याद रख लेना इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका क्षेत्रफल जो है भाई वो सबसे कम है। क्षेत्रफल किसका कम है? तो शिवहर का ही याद रख लेना है। और जनसंख्या घनत्व इसका ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? तो शिवहर का याद रख लीजिएगा। तो 3 पॉइंट्स आप लोग शिवहर से याद रखिएगा। एक तो सबसे गरीब जिला है, इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ इसका जनसंख्या घनत्व वही सबसे ज़्यादा हो जाता है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछ ले वही कि सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो याद रख लेना पटना का सबसे अधिक जनसंख्या है। पॉपुलेशन हाई सबसे ज़्यादा पूछ ले आपसे तो अधिक जनसंख्या किसका? तो पॉपुलेशन हाई पटना का हो जाता है सबसे ज़्यादा। अगर शेखपुरा की बात करी जाए तो सबसे कम जनसंख्या पूछ ले तो कम जनसंख्या शेखपुरा का है। अगर पॉपुलेशन सबसे लो पूछ ले तो शेखपुरा के साथ चले जाइएगा, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का। यहां पर क्या पूछा था? अगर देखो सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का, अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिला का होता है, तो याद रख लेना पश्चिमी चंपारण। क्या? तो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल भाई सबसे अधिक होता है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल, बिहार का कौन सा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो पश्चिमी चंपारण याद रख लीजिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछ लेता है वही कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, लेकिन अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तब क्या आंसर दोगे बताओ? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो कैमूर का हो जाता है। कहाँ का? तो कैमूर याद रख लेना है। कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, याद रख लीजिएगा। कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर लिंगानुपात ज़्यादा पूछ ले, सबसे अधिक लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ का है भाई बिहार में बताओ? तो भाई सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात जो है वो आपके गोपालगंज का है। कहाँ का? तो गोपालगंज का है। गोपालगंज का है 1021 के साथ। ठीक है, 1021 के साथ जो है सेक्स रेशियो गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है। एंड सबसे कम अगर सेक्स रेशियो पूछ ले, सबसे कम लिंगानुपात, तो वो मुंगेर का है। मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है, इसको याद रख लीजिएगा, 876 के साथ है। 876। ठीक है, मुंगेर का लिंगानुपात
76 है, ध्यान में रखना है। अगर लिटरेसी रेट पूछ ले कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास याद रखना है। रोहतास सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है और इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों ही ज़्यादा शिक्षित हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे कम अगर साक्षर पूछ ले कि लिटरेसी रेट कहाँ का सबसे कम है, सबसे कम साक्षर अगर पूछ ले तो पूर्णिया ध्यान में रखना है। पूर्णिया, यहाँ पर पूर्णिया ही वो जगह है जहाँ पर जूट जब सबसे ज़्यादा होता है, जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है पूर्णिया में ही। तो पूर्णिया को जूट से भी याद रख लीजिएगा। जूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो पूर्णिया में जूट भी सबसे ज़्यादा होता है। जूट को भी इसके साथ लिंक करके याद रख लीजिएगा। जूट को ही सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है, सुनहरा रेशा। क्षेत्रफल में बिहार का स्थान है, तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान पहला तो नहीं है भाई, तीसरा भी नहीं है, 12वां है इसका स्थान। क्षेत्रफल में बिहार का स्थान क्या है, 12वां। अगर जनसंख्या में पूछ ले, पॉपुलेशन में पूछ ले तो तीसरा। जनसंख्या में, पॉपुलेशन में भाई, तो बिहार का स्थान तीसरा हो जाता है पॉपुलेशन में। और एरिया में पूछ ले तो 12वां स्थान बिहार का हो जाता है, ठीक है। तो 12वां स्थान बिहार का क्षेत्रफल के स्थान से। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, तो पहला भारतीय गवर्नर पूछ ले तो माउंटबेटन तो नहीं भाई, माउंटबेटन तो पहला भारतीय गवर्नर नहीं था। ये क्या था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्या था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का क्या था, तो पहला जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे भारतीय पूछ रखा है आपसे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो सी राजगोपालाचारी के साथ आपको जाना है। सी राजगोपालाचारी के साथ आपको चले जाना है यहाँ पर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा, तो इंडिया डिवाइडेड चितरंजन दास तो नहीं भाई, चितरंजन दास ने इंडिया डिवाइडेड नहीं, इन्होंने क्या लिख रखा था, तो इंडिया फॉर इंडियंस इन्होंने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस इन्होंने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास का एक बुक का नाम था, इंडिया फॉर इंडियंस। इनको ही देश बंधु के भी नाम से जाना जाता था और इन्होंने 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्षता करा था चितरंजन दास ने। और अगर चितरंजन दास के राजनीतिक गुरु आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस। चितरंजन दास के राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस जो हैं चितरंजन दास के राजनीतिक गुरु हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं इनके, पॉलिटिकल लीडर। जैसे महात्मा गांधी के थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, वैसे ही चितरंजन दास के सुभाष चंद्र बोस थे पॉलिटिकल लीडर, ध्यान रखना है आपको। अगर आपको से इंडिया डिवाइडेड यहाँ पर पूछ रखा है तो इंडिया डिवाइडेड भाई सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का तो इंडियन स्ट्रगल था। क्या था, तो इंडियन स्ट्रगल बुक जो है वो सुभाष चंद्र बोस का था। स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का था भाई, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, याद रख लीजिएगा। लाला लाजपत राय से एक बुक आपको याद रख लेना है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय से आपको याद रख लेना है। अगर आपको एक मैं बुक बता देता हूँ और जैसे कि वो अगर पूछ ले आपसे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था बताओ तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1920, 1930, 1925, कोई भी नहीं। तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है भाई वो 1920 में नहीं, 1930 में भी नहीं, 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। कहाँ पर गठन हुआ था, तो भारत में इसका गठन हुआ था एम.एन. रॉय के द्वारा। भारत में एम.एन. रॉय के द्वारा इसका गठन करा गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा गठन किया गया था, ठीक है। और एम.एन. रॉय ही वो शख्स थे जिन्होंने संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग किया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का सबसे पहले मांग किसने करा, तो संविधान सभा का सबसे पहले मांग जो है एम.एन. रॉय ने करा था, एम.एन. रॉय ने करा था। तो संविधान सभा का सबसे पहले मांग जो है एम.एन. रॉय ने करा था, इस बात को भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग।
गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो भाई पॉलिटिकल लीडर के बारे में पूछ रखा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो नहीं भाई, और इन्होंने जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ध्यान रख लेना है। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, और यहां पर अब मैं गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर देता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले को वही वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। भारत का ग्लेड स्टोन भी इन्हें कहा जाता है, भारत का ग्लेड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इनसे एक पत्रिका आपको याद रख लेना हो तो पत्रिका कौन सा याद रख लोगे? पत्रिका याद रख लेना सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले का एक पत्रिका याद रख लेना भाई, कौन सा? तो सुधारक याद रख लेना, सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले का एक पत्रिका सुधारक आपको याद रख लेना है। इनसे जो एक बात और याद रख लेना कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। क्या की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही करी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। कब? तो 1905 में, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई? तो भाई राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पार्टी की स्थापना कब हुई, ये पूछ रखा है आपसे कि आरजेडी पार्टी है, इसका स्थापना कब हुआ? 1980? तो 1980 में तो नहीं भाई, 1980 में तो बीजेपी का स्थापना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में। 1885 नहीं भाई, 1885 में तो ये कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1997, तो भाई 1997 जो है आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ था। 2003 में, तो 2003 से याद रख लेना जेडीयू का स्थापना हुआ था, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का स्थापना 2003 में हुआ था। अगर एलजेपी पार्टी आपसे पूछ ले कि एलजेपी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो एलजेपी पार्टी का याद रख लेना आप लोग, ये नवंबर 2000 में स्थापना हुआ था, 2000 ईस्वी में एलजेपी पार्टी का। और हम पार्टी का स्थापना कब हुआ था? हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी का स्थापना कब? तो इसको याद रख लेना, मई 2015 में इसका स्थापना हुआ था। कब? तो मई 2015 में इसका स्थापना हुआ था हम पार्टी का, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। भोपाल गैस लीक कांड कब हुआ था? तो भाई भोपाल गैस लीक कांड, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था जो, वो कब हुआ था? 1988 में नहीं हुआ था भाई, 1084 नहीं, 1984 में जो है भोपाल गैस लीक कांड हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। कौन सा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था 40 टन के अप्रॉक्स। तो 40 टन जो है भाई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय। और ये जो घटना हुआ था ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जो कि एक बेहद ही भयंकर घटना हुई थी यार, और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक ना। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, 40 टन गैस इसमें लीक हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि कितने टन गैस लीक हुए थे, तो 40 टन गैस लीक हुए थे। कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारा बता दिया है आपको। 1984 से एक चीज और रिलेट आप लोग याद करके रख लेना, एक बात को और रिलेट कर लेना कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। ठीक है, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, ये 1984 को ही गए थे राकेश शर्मा, ये एक बात याद रख लेना। और एक बात ये याद रख लेना कि इंदिरा गांधी की भी हत्या 1984 में ही हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या जो है ये भी 1984 में ही हुआ था। इसको 3 पॉइंट्स को आप लोग 1984 से याद करके रख लीजिएगा रिलेट। 31 अक्टूबर 1984 में, कब? तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। 3 पॉइंट्स को आप लोग रिलेट करके रखिए 1984 से। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भाई क्या पूछ रखा है आपसे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299, 398, 389, कोई नहीं। तो संविधान सभा में देखो सदस्य पूछ ले आपसे तो 389 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, संविधान बनने समय इसमें सदस्य कितने थे? तो 389। लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 सदस्य बच गए इसमें। भारत
पाकिस्तान जो है अलग होने के बाद कितने सदस्य बच गए इसमें, तो 299 सदस्य बच गए संविधान सभा में। संविधान सभा बना किसके सिफारिश पर था, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जो है संविधान सभा बना था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जो है संविधान सभा बना था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा बना था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा याद रख लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। दूसरा जो बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और यहाँ पर उपाध्यक्ष जो बने थे वो HC मुखर्जी बन गए थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे, उपाध्यक्ष जो है दूसरे जो संविधान सभा में दूसरे उपाध्यक्ष कौन बन गए थे पहले, तो HC मुखर्जी याद रख लीजिएगा, उपाध्यक्ष बने थे। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बने थे। और तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसको पेश किसने करा था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर के प्रस्तावना बन गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश करा गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया था, ध्यान में रख लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, तो देखो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया पूछा है, पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वीकार जो किया गया है भाई वो 24 जनवरी 1950 को नहीं, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है भाई, तो हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है, और देखो एक चीज याद रख लेना, यहाँ 29 अगस्त 1947 से एक पॉइंट याद रख लेना है भाई आपको, कि जो प्रारूप समिति बना था, प्रारूप समिति वो 29 अगस्त 1947 को बना था। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, वही ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति वो कब बना था, तो 29 अगस्त 1947 को बना था। इसमें कितने, तो 7 मेंबर को याद रख लीजिएगा, इसमें 7 मेंबर थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। तो अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। और इसमें 7 मेंबर हुआ करते थे, ध्यान रख लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार MN रॉय, BN रॉय, भीमराव अंबेडकर, एक से अधिक। तो संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा है तो वही याद रख लेना, MN रॉय नहीं थे इसके संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो MN रॉय कौन थे भाई, तो इन्होंने संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग करा था। संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग किसने करा था, तो MN रॉय ने करा था। और अगर संविधान सभा शब्द भी पूछ ले तो MN रॉय ने ही दिया था संविधान सभा शब्द। अगर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात है तो ये BN राव हो जाते हैं। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, असेंबली बम कांड से जुड़े थे, तो देखो असेंबली बम कांड से कौन जुड़े हुए थे ये बता दो आप लोग। तो असेंबली बम कांड से वही कौन जुड़े हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और एक से अधिक। तो देखो असेंबली बम कांड एक्चुअली हुआ कब था, तो भाई देखो असेंबली बम कांड जो हुआ था ये 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, और इसी के तहत जो है इन दोनों को फांसी की सजा मिली थी। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है असेंबली बम कांड से जुड़े हुए थे। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो भाई लंबी नदी अगर पूछ ले आपसे तो लंबी नदी याद रख लेना, लंबी नदी पूछ रखा है तो नील हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी नदी पूछ लेता तो बड़ी नदी हो जाता अमेजन। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, और सबसे लंबी नदी पूछ रखा है तो इसीलिए नील। और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर के साथ ध्यान में रख लेना है। बाल मजदूरी किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो बाल मजदूरी, तो बाल मजदूरी आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 22, आर्टिकल 14। तो भाई बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते हो, ये बात आर्टिकल 24 में कही गई है कि बाल मजदूरी जो है कराना अपराध है, एक जो है क्राइम है वो। तो 24 में इस बात को कही गई है, आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी के बारे में। देखो आर्टिकल 23 में है भाई कि आप जो है किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। जबरदस्ती, मान लो फोर्सफुली आप किसी से भी काम नहीं करा सकते हैं, कम पैसा देकर के काम नहीं करा सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 23 में है। जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, ये आर्टिकल 23 में इस बात को मेंशन करा गया है। आर्टिकल 22 में क्या है भाई? तो आर्टिकल 22 में इस बात को कहा गया है कि आप किसी भी आदमी को अगर मान लो कि गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसे 24 घंटा के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। तो भाई इसमें जो है बंदी प्रपक्षीकरण की बात कही गई है, बंदी प्रपक्षीकरण की बात कही गई है कि अगर किसी को गिरफ्तार करता है पुलिस तो उसे 24 घंटा के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 22 में कही गई है कि अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेना तो 24 घंटा के अंदर आपको जो है जज के सामने पेश करना ही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शासन का विचार कहां से लिया गया है? तो संघीय शासन का विचार पूछ लिया है आपसे, संघीय शासन का। तो संघीय शासन का विचार जो है जर्मनी से नहीं भाई, तो जर्मनी से क्या लिया गया है बता दो आप लोग। तो देखो आपातकाल जो है, इमरजेंसी शब्द जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी शब्द कहां से? तो जर्मनी से लिया गया है। अगर मान लो कि ब्रिटेन आपसे पूछा है तो ब्रिटेन से याद रख लेना आप लोग कि स्पीकर का जो ये होता है, स्पीकर का पोस्ट कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। विपक्ष का नेता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से? तो ब्रिटेन से। विधि का शासन भी कहां से? तो ब्रिटेन से। विधि का शासन, स्पीकर और विपक्ष का नेता सभी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन अगर पूछ ले कि संसदीय शासन कहां से? तो ये भी ब्रिटेन से, संसदीय शासन भी ब्रिटेन से। कनाडा से याद रख लेना संघीय शासन की बात कही गई है। और रूस से भाई, तो रूस से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके रूस से लिया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में है? तो इमरजेंसी। तो भाई पहली बात तो यही याद रख लियो आप लोग कि इमरजेंसी कितने टाइप के होते हैं? तो इमरजेंसी जो है 3 टाइप के होते हैं। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से इमरजेंसी होते हैं? पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकाल होते हैं इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के हो गए। राष्ट्रीय आपातकाल का क्या है आर्टिकल? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। मतलब कि 4 का अंतर आ रहा है, 352 से 356, 356 से 360। तो भाई 4 का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है सभी में, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब लगा है? तो देखो एक बार लगा है 1962 में, 1962 में। एक बार लगा है 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और एक लगा था 1975 में जो कि वो आंतरिक अशांति के वजह से लगाया गया था। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन की बात करी जाए तो राष्ट्रपति शासन जो है भाई ये 100 बार से अधिक लग चुका है, 100 बार से अधिक लग चुका है राष्ट्रपति शासन। बिहार में अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? तो फर्स्ट बार बिहार में जो लगा था वो 1968 में, 1968 में पहली बार लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट बार कब? तो 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल भाई अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, इस बात को भी ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोग को।
तो राष्ट्रीय आपातकाल तो ये 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। मौलिक अधिकार का भाग है, तो मौलिक अधिकार देखो आर्टिकल 1 में नहीं, भाग 1 में नहीं है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार आता है, वही भाग 3 में। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, मौलिक अधिकार का भाग 3 है। और मौलिक अधिकार का आर्टिकल जो है वो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है आपका, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से है, तो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। यूएसए अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार का विचार लिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि वो संविधान बनने समय मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे संविधान बनने समय। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मौलिक अधिकार पूछ ले तो प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार जो है वो 6 हो जाते हैं। तो संविधान बनने समय मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 7 है। इन सभी पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का मतलब होता है भाई छुआछूत। तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18? तो देखो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत का बात किया गया है। तो पहली बात याद रख लियो कि छुआछूत का अंत जो है, अस्पृश्यता का अंत वो आर्टिकल 17 में आता है, 17 में है छुआछूत का अंत। आर्टिकल 15 में क्या आता है भाई, तो आर्टिकल 15 में आता है जाति धर्म लिंग के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होगा। क्या होगा, तो जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो जाति धर्म लिंग के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 15 में। 16 में क्या बात कहा गया है कि सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 में कही गई है बात को। और आर्टिकल 18 में है भाई कि उपाधि का अंत किया जाएगा, उपाधियों का अंत किया जाएगा, उपाधि का अंत किया जाएगा सिर्फ सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर जो है सभी उपाधियों का जो है अंत कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 18 में किस बात का है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, सेना और शिक्षा को भाई छोड़कर। तो सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया जाएगा, आर्टिकल 18 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं आपको डिटेल डिस्कशन के साथ कराए हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल किसी बेस्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।